वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि। यूपी स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट जो कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी इसको रिसेंटली रिलीज किया है यानी प्रेजेंट किया है। रिमेंबर द वर्ड प्रेजेंट किया है। सप्लीमेंट्री बजट को आप अनुपूरक अनुदान भी कह सकते हैं हिंदी में। अब ये जो न्यूज़ आई है ये हमारे लिए यूपी पीसीएस 2026 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 2022 का, इवन 23 का, 24 का, बट मैं मोस्ट प्रिसाइसली आपको बता रही हूँ कि अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा। एग्जैक्ट उन्होंने फिगर्स पूछे हुए हैं। लाइक ये दे रखा है ना 19,019.54 करोड़। ऐसे इस तरीके से एग्जैक्ट फिगर दे रखा है 2022 के क्वेश्चन पेपर में अबाउट द बजट, और वो सीधे सीधे पूछा गया है। तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि यूपी गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 4 अगस्त को, कब, 4 अगस्त को इस फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स 2026 एंड 27 ईयर का पहला सप्लीमेंट्री बजट जो है प्रेजेंट किया है। अब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया है तो फिर आगे जो इसका प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अभी तो फेब में बजट आया था, फिर ये अचानक से बीच में कौन सा बजट है, ये अनुपूरक अनुदान, ये सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है। ओके, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, पॉलिटी में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि फेब में यूपी गवर्नमेंट ने अपना रेगुलर बजट प्रेजेंट किया था। ठीक है, 9.13 लाख करोड़ का ये बजट था, याद रखेंगे। अब उसके बाद अभी हम अगस्त में हैं और अगस्त में यूपी गवर्नमेंट अपना एक अनुपूरक अनुदान यानी कि सप्लीमेंट्री बजट लेके आती है और उसकी जो अमाउंट रखा गया दैट इज 59,000 करोड़। ओके, मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया हुआ है। अब ये चीज जो हुई, ये पहली बात तो पहला है, फर्स्ट जो है सप्लीमेंट्री हमारा ग्रांट है या फिर बजट बोलेंगे इसको, तो ये भी प्रेजेंट हुआ है। अब इसके आगे होना क्या है कि अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जब ऑलरेडी बजट आ गया था तो अभी ये बीच में पैसा क्यों ले रहे हैं। इस चीज़ को ना मैं डिटेल में बताऊंगी, बट उससे पहले आप ऐसे समझो कि आप या तो जैसे घर में रहते हो, इफ इन केस अगर घर में नहीं रहते तो घर के बाहर अगर आप रहते हो कहीं रूम लेके या जैसे भी, तो आपके घर से एक अमाउंट आता है। वो अमाउंट आप फिक्स करते हो कि इतना मेरा इतना मेरा रूम का रेंट जाएगा, इतना खाने पे जाएगा, इस तरीके से आप एक बजट बनाते हो और उस बजट के अकॉर्डिंग आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो या फिर जो भी अगर आप सैलरी जो आपकी आ रही है उस हिसाब से एक बजट सेट करते हो। उस बजट के बाद क्या होता है, मान लीजिए अचानक से आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस महीने आपके घर वालों ने 30,000 रुपये आपको दिए थे। ठीक है, 30,000 रुपये मंथली आपको दिए गए थे। फिर अचानक से होता ये है कि आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा पीसीएस का पेपर आ रखा है तो मुझे टेस्ट सीरीज परचेज करना है। अब ये जो 30,000 थे ये आपके पुरानी चीज़ों के लिए थे जो ऑलरेडी थी। ठीक है, इसमें हालांकि आपने इंक्लूड क्या किया था कि चलो मैं टेस्ट सीरीज परचेज करूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपने इसमें इंक्लूड किए थे, बट क्या हुआ कि जो पैसा आपको मिला था वो खत्म हो गया और आपके पास 2,000 रुपये की कमी पड़ रही है। तो आप ये 2,000 रुपये क्या करोगे, घर वालों से वापस मांगोगे, लोगे ना। ऐसे ही सप्लीमेंट्री बजट है। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी पहले स्कीम लाए थे, जो भी पहले स्कीम्स थी या जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होना था, या फिर जैसे कि कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एजुकेशन सेक्टर हो गया या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए एक बजट बना के रखा था। वीमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों के लिए एक बजट बना के रखा था 9.13 लाख करोड़ का। अब होता ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं लाइक इन्वेस्ट यूपी, उसमें यूपी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है फोकस कर रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे आप देखोगे आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है, मेरठ में मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है। जेवर में ऑलरेडी एक नया एयरपोर्ट बना है। अब एयरपोर्ट बना है तो उसके साथ साथ वहाँ पे एक फाइनेंशियल और भी चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए अमाउंट। हालांकि बजट ये जो आया था फैब वाला, इसमें ये सारा अमाउंट इंक्लूड था, इसमें ये सारे स्कीम्स इंक्लूड थे। बट होता क्या है कि अब वो पैसा जो है कम पड़ गया, अब वो पैसा कम पड़ गया, इसीलिए सरकार ने बोला कि हमें 59,000 करोड़ और चाहिए। समझ में आया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? ठीक है। अब अगर आप पॉलिटी का बात करो तो ये आपका, मैं आगे न्यू पेज पे समझा देती हूँ। ओके, अब समझते हैं थोड़ा सप्लीमेंट्री बजट के बारे में, क्योंकि एंड ऑफ द टॉपिक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक तो कितना एलोकेशन हुआ वो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हो पॉलिटी में, तो आप जनरली जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल 115 और 116, दो आर्टिकल्स याद रखिएगा, 115 एंड 116, ये दो आर्टिकल पढ़ते हो। बट जैसे ही हम स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो हम स्टेट लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टेट के लिए आप दो आर्टिकल पढ़ते हो। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 205 एंड सेकेंड इज 206। ओके, अब ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में नहीं है, इनके अंदर और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं एडिशनल, जब भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को किस तरीके से वो ग्रांट्स लिए जाएंगे उस सब के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 205 में दे रखा है सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो कि अभी यूपी गवर्नमेंट लेके आई है। सप्लीमेंट्री ग्रांट, या इसको आप अनुपूरक अनुदान भी कह सकते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, एक चीज़ याद रखिए, इसमें कोई भी न्यू सर्विस नहीं है, ठीक है, कोई न्यू सर्विस नहीं होती। जो पुरानी सर्विसेज हैं उन्हीं के लिए पैसा कम पड़ गया है, जो अमाउंट अलोकेट किया गया था वो कम पड़ गया है, जो अमाउंट एलोकेशन था वो कम पड़ गया है, इसीलिए और पैसा चाहिए, ठीक है, इसीलिए और अमाउंट चाहिए। इज इट क्लियर? अब इसके लिए लेजिस्लेचर का, यूपी लेजिस्लेचर का जो क्या कहते हैं उसको, रिकमेंडेशन चाहिए। यानी कि जो एक प्रोसेस नॉर्मल बजट की होती है, नॉर्मल बजट में क्या होता है, नॉर्मल बजट अगर आपने पढ़ा है तो नॉर्मल बजट में क्या होता है कि बजट प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के बाद उस पर एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो उतना अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है। यही सिंपल प्रोसेस पड़ा है। तो क्या सेम प्रोसेस यहाँ होगा? यस, एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे भी जैसे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में भी, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का जो पूरा उसकी रजामंदी है वो चाहिए होगी, यानी कि उसके रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। जब तक लेजिस्लेचर इस बिल को पास नहीं कर देती, बजट जो प्रेजेंट किया गया है उसको पूरी तरह से एलोकेट नहीं कर देती, ये जो पैसा है, इतना जो अमाउंट है वो नहीं रिलीज किया जा सकता। इज इट क्लियर? और ये पैसा आता कहाँ से है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा, ये तो था सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब चाहे तो इतना भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बट आपको बाकी के डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बोलूं एडिशनल ग्रांट, क्या बोलूं? एडिशनल ग्रांट। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एडिशनल ग्रांट क्या है, एक्सेस ग्रांट क्या है, बोट ऑफ अकाउंट क्या है, बोट ऑन अकाउंट क्या है, बोट ऑफ क्रेडिट क्या है, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूजन वाला है। तो एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एडिशनल ग्रांट ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने अभी टेस्ट सीरीज़ का आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ आपने इंक्लूड किया था। जब आपने टेस्ट सीरीज़ को इंक्लूड किया, उस ड्यूरेशन में जो पैसा कम पड़ गया और आप वापस से जो घर वालों से लोगे, उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री अमाउंट, ठीक है। एडिशनल, जैसे कि अचानक से आपने ना कहीं घूमने का प्लान बना लिया, ठीक है, आपने घूमने का प्लान बनाया, बट आपके पास अमाउंट पैसे नहीं है, तो आपने घर वालों को बोला कि मुझे ना दूसरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज परचेज करना है। उस बहाने से आपने पैसे लिए, तो ये आपके प्लान में नहीं था। अचानक से कोई न्यू सर्विस आपने रिलीज कर दी, ठीक है, इसमें कोई नई सर्विस आपने रिलीज कर दिया, कोई नई सर्विस जो है एड ऑन कर दी। जैसे कि अचानक से कुछ मान लीजिए कि कोई हाईवे निकलना था,
बट उस बजट में आपने इंक्लूड नहीं किया और फिर अचानक से उस बजट में उसी ईयर के फाइनेंशियल ईयर में आपको ज़रूरत पड़ गई कि नहीं ये तो स्कीम बहुत अर्जेंट है, अब इसमें पैसा डालना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लेजिस्लेचर में लेके आओगे एडिशनल ग्रांट। इज इट क्लियर? क्या इसके लिए भी लेजिस्लेचर का जो है रिकमेंडेशन चाहिए? यस, ये भी चाहिए होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है एक्सेस। एक्सेस यानी एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या है? एक्सेस ग्रांट ऐसे है जैसे कि एक्सेस ग्रांट में क्या हुआ कि आपको 100 रुपये अलोकेट किए गए थे, ठीक है, मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए गए थे, ठीक है, और आपने क्या किया, 100 रुपये खत्म कर दिए। अब सप्लीमेंट्री और इसमें एक फ़र्क होता है कि यहाँ पे आपने 100 रुपये ख़त्म कर दिए और आपने 50 रुपये और रिलीज़ करवा लिए, बट यहाँ पे जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा वो आफ्टर स्पेंडिंग, खर्चा हो जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, बस इतना ही फ़र्क है कि एक तरफ पहले खर्चा होने से पहले अमाउंट रिलीज़ करना पड़ेगा और दूसरी तरफ खर्चा हो गया उसके बाद अब लेजिस्लेचर का रिकमेंडेशन चाहिए, उसमें चाहिए रहता है। इस तरीके से सिर्फ इसमें इतना सा डिफरेंस है। ये तो आर्टिकल 205 है। अब आर्टिकल 206 मैंने आपको बताया। 206 में सबसे पहले आता है बोट ऑन अकाउंट, और ये 116 में आएगा जब मैं पार्लियामेंट की बात करूंगी, ठीक है। बोट ऑन अकाउंट क्या होता है? बोट ऑन अकाउंट क्या होता है? बोट ऑन अकाउंट में क्या हुआ कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम फैब में हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं टाइम में, हम फैब में हैं और अभी यूपी गवर्नमेंट ने ट्राई कर रही है कि उसका जो बजट है वो जो पास हो जाए, ठीक है, बजट को पास कर दिया जाए लेजिस्लेचर के थ्रू, बट अभी अब बजट अटका पड़ा है और इधर यूपी गवर्नमेंट को अपने जो डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, स्टेट संभालने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है वो उसके पास नहीं है। उस सिचुएशन में आता है बोट ऑन अकाउंट, ठीक है। कब? जब आपका जो बजट है वो पास नहीं हो पाया है, अभी डिस्कशन चल रहा है इस पे, तब उस सिचुएशन में जो आप अमाउंट निकालते हो वो क्या होता है? बोट ऑन अकाउंट। तो इसके लिए भी क्या लेजिस्लेचर का जो है रिकमेंडेशन चाहिए होगा? यस, यहाँ पे भी जो हमारी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसका अप्रूवल चाहिए होगा। और ये जो अमाउंट है आपको, जैसे ही आपको बजट एलोकेट हो जाएगा आप ये अमाउंट वापस कर दोगे, ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद बोट ऑफ क्रेडिट। बोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इसको ना एक बार में ही समझ में आएगा आपको। 2020 में चलते हैं, कोविड आया था। क्या था? कोविड सिचुएशन थी। कोविड-19 की सिचुएशन में क्या किसी ने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि कोविड आ जाएगा? नहीं किया था। उस समय मास्क चाहिए होते, सैनिटाइजर्स चाहिए थे, और ये सब चीज़ें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी? नहीं। इनको बनाने के लिए इंडस्ट्री सेटअप करने पड़ेंगे, इनको बनाने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा था, मशीनरी के लिए जो पैसा लग रहा था, इवन जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए जो पैसा लग रहा था, वो अचानक से आया ना। क्या वो पहले से प्रेडिक्टेड था कि 2020 में हम जाएंगे और हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि कोविड आने वाला है? नहीं पता था। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, सडन कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पे बोट ऑफ क्रेडिट लिया जाता है। इसके लिए भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर होता है। मैं जो भी बता रही हूँ इन सब में पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, बट एक्सेप्ट ये जो एक्सेस वाला है, एक्सेस ग्रांट में क्या होता है कि अप्रूवल तो चाहिए लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग, आप खर्चा कर चुके उसके बाद आएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद इसमें एक चीज और बची है, एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट, देखो सिमिलर चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हो मतलब बहुत सिमिलर निकलता है। किसी में नई स्कीम के लिए, किसी में पुरानी स्कीम के, एग्जिस्टिंग स्कीम के लिए पैसा चाहिए, सब पे लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए। सिमिलर है ऑलमोस्ट, बस शब्दों का इधर उधर थोड़ा सा चेंज है, जो आपको बस याद करना है कि कौन से आर्टिकल में दे रखा है और उसका मतलब क्या है। इज इट क्लियर? ओके, अब एक्सेप्शनल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ऐसा होगा जो जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन है। तो इसके नाम से अगर हम समझें तो ऐसा कोई काम आ जा रहा है, ऐसा कोई खर्चा आ जा रहा है, इसमें ऐसी कोई स्पेंडिंग आ जा रही है जो नॉर्मल बजट में नहीं दे रखा था, ठीक है, नॉर्मल बजट में नहीं दे रखा था। अब इसमें क्या आ सकता है? अब एक्सेप्शनल में जोड़ के देखें तो मान लीजिए कोई रिसेंटली वीमेन डेवलपमेंट को लेके, वीमेन एम्पावरमेंट को लेके कोई स्कीम सेटअप कर दी जाती है,
और मान लीजिए उसके बारे में कोई नामो निशान नहीं था पूरे बजट में, तो ऐसी कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हम इसमें डाल सकते हैं। तो अब अगर मैं पीछे चलूँ तो मैंने आपको एक मोटा माटी एक समझा दिया चीज़ें कि सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ ग्रांट, कोई ये बजट नहीं होता, ये सिर्फ एक पार्ट है कि आपने खर्चा कर दिया, अब आपको पैसा और चाहिए, वो लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, बजट लेके आ रहे हो, जिसको आप नाम दे रहे हो सप्लीमेंट्री बजट। ये अभी प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट होने के बाद इसमें लेजिस्लेशन में इसके ऊपर बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स जो लेजिस्लेचर है वो इसको अप्रूव करेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो आप इसमें एक जो चीज़ याद रखनी है, पहला तो ये है कि ये जो है 59, आपको 59,000 करोड़ रुपीस याद रखने हैं, इतने का ये आया हुआ है, ठीक है। और आगे चलें, आपको ये सब समझा ही दिया, आर्टिकल्स याद रखेगा, 205 आर्टिकल में ये दे रखा है। अब आगे चलते हैं कि ये जो पूरा बजट है उसमें से सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे भी है बट सिर्फ 29%, और सबसे ज़्यादा 70% जो है हमारा खर्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। अब समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। आप सिर्फ इतना समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो एसेट क्रिएशन करते हैं, वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएशन नहीं करते, एसेट का क्रिएशन नहीं करते हैं। ये हमारे वो खर्चे हैं जो हमें देने ही देने हैं, ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं जो हमें पे करनी है, इनसे हमारा कोई फ्यूचर में कुछ भी जनरेट नहीं होगा, इनसे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग कुछ नहीं होने वाला, ये हमें देने हैं बेसिकली, इनका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, और ये विद इन 1 ईयर होते हैं। रिमेंबर दिस, विद इन 1 ईयर। मैंने इकोनॉमिक्स की जो घटना चक्र चालू की है उस सीरीज में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाईवे बन रहे हैं या फिर जेवर एयरपोर्ट, क्या है ये सब बनाने के बाद क्या यहाँ से हमारे एसेट क्रिएशन होंगे? एसेट मतलब कि जैसे समझिए हमने यहाँ पे 10 रुपये लगाए और यहाँ से हमें 100 रुपये का फायदा मुनाफा होने वाला है, लाइक उस टर्म्स में इसको समझिए कि एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहाँ जाएगा? इस पूरे बजट का 70% अमाउंट, दैट मीन्स 41,620 करोड़ रुपीस कहाँ लगेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होगा? ये हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल हब सेटअप किए जाएंगे, और यूपी के एक बहुत ही अच्छी स्कीम है इन्वेस्ट यूपी, याद रखिएगा। इसके थ्रू हम स्टार्टअप्स को मौका दे रहे हैं, इसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपनी तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नोएडा है, नोएडा की तरह अब ग्रेटर आगरा बन रहा है, नर्मदापुरम बन रहा है, इस तरीके के कुछ टाउनशिप्स प्लान किए जा रहे हैं। अब देखो कोई चीज़ टाउनशिप सेटअप होगी, लाइक नोएडा में देखो, नोएडा पूरा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है अभी। अब जैसे ही नोएडा जैसे और भी आउटलेट सेटअप करेंगे तो यही होगा। ये तो हो गया हमारा वेस्टर्न यूपी की साइड। अब ईस्टर्न यूपी में क्या है? अगर आप ईस्टर्न यूपी की साइड देखेंगे, इधर वाले एरिया में देखेंगे तो डेवलपमेंट की कमी है, ठीक है, कनेक्टिविटी का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने के लिए, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है अप्रोक्स 580 किलोमीटर लंबा है। ये क्या करेगा? मेरठ को, यानी कि आपका जो मेरठ है, यानी यूपी का वेस्टर्न पार्ट को ये प्रयागराज से कनेक्ट करने वाला है, ठीक है, प्रयागराज। और प्रयागराज से कनेक्ट करने के बाद यहीं पे आप देखोगे कि गोरखपुर लिंक हाईवे बन रहा है, गोरखपुर लिंक हाईवे बन रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारा ईस्टर्न यूपी है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखो बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, यहाँ पे उतना बेटर एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी जो है ना वो डेवलप हुआ ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको पता होगा 1960s के आसपास हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें वेस्टर्न यूपी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, बट वहीं पे ईस्टर्न यूपी नहीं हो पाया। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का ये जो एम्फेसाइज है वो है ईस्टर्न यूपी पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना। दिस इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? 29% जा रहा है रेवेन्यू में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब ये होता है
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए जो काम कर रही है सरकार, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन देना, सैलरीज देना, सब्सिडी प्रोवाइड करवाना, ये सब किस में आएंगे? कैपिटल आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्या क्या? सब्सिडी दे के सरकार क्या कर रही है? क्या उसका कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती है, क्या उससे कोई क्रिएशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे और क्या हो सकता है? पेंशन्स हो गए, पेंशन्स दे रही है गवर्नमेंट, क्या उससे कुछ एसेट क्रिएशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है अभी उसका मोस्टली पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक समय के बाद एसेट क्रिएशन करते हैं जो कि किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट का ना एक टारगेट है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। और कब तक? ये विजन है 2030 तक यूपी गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सेटअप करना। और वहीं हमारे इंडिया की बात करें, यानी हम अपने नेशन की बात करें, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, वो भी 2030 तक। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, ये सेम चीज़ बता रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा एसेट क्रिएशन होता है, एसेट बिल्डर होता है, यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होते हैं। उसमें एक्सप्रेसवेज, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वहीं पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, रेवेन्यू यानी ये हमारे डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, इसको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। 100 रुपए में से आपके खर्चे हैं 50 रुपए के। ये वो खर्चे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका रेंट जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका रेंट जा रहा है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि खाने के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें हैं आपका रेवेन्यू में, ठीक है। वहीं आपने 50 रुपए का कोई स्किल्ड एआई से रिलेटेड कोर्स कर लिया, मान लीजिए, ये अभी आपका खर्चा है। बट आप सोच के देखो कि जब आप एआई की स्किल सीख जाओगे, जब आप स्किल सीख जाओगे तो आपको बेटर जॉब नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? कैपिटल क्रिएशन, एसेट बिल्डिंग कर रहे हो। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें हैं। और ये जैसे सैलरीज में जाता है, पेंशन हो गए, सब्सिडीज हो गई, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, ग्रांट्स हो गए, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि जो 59,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं उसका आउटले किस तरीके से इन्होंने सेट किया है, कि प्रायोरिटी पे क्या है। और यहाँ पे मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, प्लीज़ टॉप 3 याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है ये अमाउंट दे देते हैं और ये दे देते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे या सीधे सीधे दे रखा होगा और कहेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू उनके एक्सपेंडिचर में उसके बेसिस पे इसको लगाइए। तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है एनर्जी डिपार्टमेंट। हमें एनर्जी डिपार्टमेंट सेट करना है। अब आप एनर्जी डिपार्टमेंट से सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करना है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। सोलार पार्क सेट करने हैं, ठीक है, और विंड एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें करनी है, यानी फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना है या कम करना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, इनको ख़त्म करना है, धीरे धीरे एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये लिमिटेड हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी जो है कमी हो जाएगी। और ये ऐसी तो चीज़ नहीं है कि आप फटाक से इसको जनरेट कर लो, तो इसीलिए इन पे डिपेंडेंस खत्म करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कौन सा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओके, दूसरा है एनर्जी इंडस्ट्री। पहला हो गया एनर्जी, दूसरा हो गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे ये लोग 4,940 करोड़ रुपीस सेटअप करने वाले हैं, स्पेंड करने वाले हैं। अब ये आप सोचेंगे इंडस्ट्री में क्या आता है? इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड आती हैं। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बना, तो अभी वहाँ पे जो जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप देखो सराउंडिंग एरिया भी तो डेवलप होगा ना। एयरपोर्ट लगेगा तो वहाँ पे मॉल्स आएंगे, वहाँ पे छोटे मोटे और भी जो है यूनिट्स लगेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, रिमेंबर द स्कीम इन्वेस्ट यूपी, उसके अंडर ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आते हैं हमारे गांव और बेसिक डेवलपमेंट। गांव गांव और बेसिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे आप एमएसएमई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो,
जैसे गांधी जी का कहना था कि हमें क्या करना है, हमें छोटे से स्टार्ट करना है, लाइक हमें अपने गांव से, विलेज से स्टार्ट करना है। जब आप गांव को मेन स्ट्रीम में लेके आओगे, लोग वहां से डेवलप होंगे, तो आप एक नेशन को डेवलप कर सकते हो। नेशन बिल्डिंग के लिए विलेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, एग्रीकल्चर। Whenever we talk about agriculture, एग्रीकल्चर मीन्स, अब जिस तरीके से मैंने कल भी एक क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि इस बार क्या है, एल नीनो है। एल नीनो का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉट वाला सीजन है, लाइक मॉनसून बहुत ही वीक होने वाला है, ठीक है। ये एल नीनो से इतना मतलब समझिए। तो इस सिचुएशन में एग्रीकल्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी तो फार्मर्स की जो डबल इनकम करने वाला हमारा टारगेट है, डबल इनकम, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये जो हमारा एम है, ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। और एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो इंडिया में फ्रेगमेंटेड लैंड है। फ्रेगमेंटेड लैंड का मतलब होता है कि लैंड साइज इतना छोटा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहता है। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, जैसे स्टेट का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत, वैसे यूपी की अपनी स्कीम्स है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों पे पैसा खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे भी 2000 करोड़ रुपए का आउटले रखा हुआ है इन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए जैसे कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स जितनी भी होती हैं, उसके लिए इन्होंने क्या है 1655 करोड़। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या करना है, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अब जैसे आपको दिल्ली गवर्नमेंट की एक जो है स्कीम याद होगी, मिशन कायाकल्प, मिशन कायाकल्प। ये जो मिशन कायाकल्प है ना, ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। किसकी, दिल्ली गवर्नमेंट की। बट अभी हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम को अपने प्राइमरी और जो इसके हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें अप्लाई करना चालू किया है। ये स्कीम बेसिकली है क्या, ये स्कीम बात करती है कि हम मॉडर्नाइज करेंगे, हम अपने क्लासरूम्स को मॉडर्नाइज करेंगे, हम बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जेंडर उनके लिए एक डिफरेंट वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो ऐसा कहा जाता है कि वॉशरूम नहीं है, 73% सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, लाइक लड़का लड़की के लिए सेपरेट वॉशरूम ही नहीं है, तो दैट इज़ अ बिग इशू। तो इस तरीके से ही क्या करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने वाले हैं। इसके अलावा वीमेन वेलफेयर, वीमेन वेलफेयर के लिए यूपी गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं, बहुत सारे जो है काम किए जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जैसे आप देखोगे पिंक बस चलती है एक, ठीक है, फीमेल के लिए स्पेशली, और भी बहुत सारे स्कीम्स इसमें हैं। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने इसी में अनाउंस किया, मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, कि जो रोडवेज बस होते हैं यूपी गवर्नमेंट के, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के जो बसेज हैं, उसमें 60+ जो एज की वीमेन है उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी इन्होंने 700 करोड़ का जो है फंड अलोकेट किया है। अब जैसे मैंने बता दिया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ये टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का, वो भी कब तक, 2030 तक। ओके इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे पूरा करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लगाए जाएंगे। जैसे आप देखोगे पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। अब ये पार्क वो ग्रीन पार्क नहीं है खेलने वाले, क्लस्टर्स सेट किए जा रहे हैं, लाइक जैसे कि ग्रीन पार्क खेलने वाले प्लेग्राउंड वाला नहीं, इसके अलावा प्लास्टिक पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इस तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जा रहे हैं। रिसेंटली जो अनाउंस्ड नर्मदापुरम टाउनशिप है, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो इकोनॉमी का जो एम है हमारा, इसको फुलफिल कर पाएंगे। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है। देखो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको हाईवेज सेटअप करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अच्छे ब्रिज बनाने पड़ेंगे, तभी आपकी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो सकती है, ठीक है। टाइम सेविंग करना है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए तो इन्वेस्ट यूपी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कितना फंड दिया गया है, 4940 करोड़ रुपीस का। ओके इसके अलावा एग्रेरियन
एंड रूरल फाउंडेशन के लिए, एग्रेरियन रूरल फाउंडेशन के लिए क्या करने वाले हैं ये लोग, इन्होंने जैसे मैंने बताया विलेज डेवलपमेंट के लिए 3,832 करोड़ गांव में रोड बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, पंचायत को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एग्रीकल्चर में बोल्स्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशनल बेस ऑफ रूरल इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा कर लोगे, क्योंकि स्टिल इंडिया में एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर जिसे कहते हैं हम, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा आपका वर्कफोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट वर्कफोर्स शेयरिंग जो है एग्रीकल्चर में मिलती है। आज भी लोग एग्रीकल्चर में जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। अप्रॉक्स 55% लोग अभी भी एग्रीकल्चर से कनेक्ट हैं। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी के लिए जैसे कि ये वही सारी चीज़ें हैं कि 2000 करोड़ का दिया हुआ है। एजुकेशन में मैंने बताया कि हायर एजुकेशन हो गए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, ठीक है, बेटर क्वालिटी के जो है मटेरियल यूज़ करना है, और जो भी स्कीम्स हैं उनको और अच्छा करना है, वीमेन वेलफेयर, यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब बात करते हैं क्या कोई नई स्कीम है। यस, इसमें एक दो नई स्कीम भी इन्होंने बोली है। अब जैसे पहली है इसमें बहामास वाली, एक मिनट, हाँ, जैसे ये पहली बहामा शाह, ये जो है ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ठीक है। बहामा शाह प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये जो लाई गई थी, ये लाई गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाई गई है, जिसमें आप एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेटर कर सको। इनिशियली 100 करोड़ का टारगेट था यहाँ पे, बट इस टारगेट को अभी बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, 1000 करोड़ कर दिया गया है। और इसका मैकेनिज्म यही है कि जो मार्केट में या जो सीजनल फ्लक्चुएशन होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब ड्रॉट आ गया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के या उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उससे बचाने के लिए उन लोगों के लिए ये सेटअप की जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए 7,854.25 करोड़ रुपीस अलोकेट किया हुआ है न्यू स्कीम्स के लिए। और इसी में हमारी एक नई स्कीम जो है, मैंने बताया ना कि जो 60+ एज की वीमेन है, ठीक है, जो वीमेन है उनके लिए जो यूपी रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसमें फ्री सर्विस मिलेगी, ठीक है, मतलब उनको जाने आने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सब जैसे फ्री, जैसे आप सुनते हो फ्री के लिए भी पैसे लगते हैं, तो ये सब कौन झेलेगा, ये सब यूपी गवर्नमेंट झेलेगी, तो उसके लिए ऑफ कोर्स पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यही फ्री बस ट्रैवल जो है दिया जाएगा, फुल एक्सेस होगी UPSRTC जो उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है। और एज क्या रखी है इन्होंने, 60 साल या 60 साल से ऊपर की लेडीज़। अब मेरे को ऐसा लगता है कि 60 साल से ऊपर की लेडीज़ अकेले क्या करेगी, उनके साथ कोई एक बंदा फ्री करना चाहिए था, क्योंकि अकेले इस एज में कैसे जाएंगी वो, ये मेरा सजेशन है। अब ये जो मैंने हालांकि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है, ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये सेम चीज़ बता रहा है कि जैसे एनुअल बजट आया, एनुअल बजट में जो पैसा अलोकेट किया गया था, अगर वो कम पड़ जा रहा है तो आप सप्लीमेंट्री बजट लाओगे। अगर वो कम नहीं पड़ रहा, अगर आप उसी लिमिट में काम कर रहे हो, तो फिर उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ये कहते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है स्ट्रिक्टली साउट व्हेन करंट एक्सपेंडिचर डिमांड्स एक्सीड द ओरिजिनल ऑथराइज्ड बजट। कहने का मतलब ये है कि यूपी गवर्नमेंट अब इसको क्यों लेके आई, क्योंकि इनका जो 9.13 लाख करोड़ का थ्रेश होल्ड लिमिट था वो खत्म हो गया है। जस्ट इमेजिन, इतना अमाउंट खत्म हो जाने के बाद अब इनको कितना और चाहिए, 59,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजन है। और कौन सा आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल 205, रिमेंबर द आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो खत्म हो चुका है, और उस लिमिट के बाहर ये जाने की वजह से इनको अभी और पैसा चाहिए, और उसी के लिए ये लोग क्या लेके आए हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी सप्लीमेंट्री बजट लेके आए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे मैंने इनिशियली आपको बोला कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बट कैसे पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे 2022 का प्रीलिम्स मैंने उठाया हुआ है, 2022 का प्रीलिम्स का पेपर है ये। तो इसमें
आप देखोगे कि 2020 और 21 का बजट पूछा गया था। देखो 2022 में हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2021 और 22 का ही तो बजट पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो साइज था बजट का वो कितना था। दैट मीन्स डिजिट्स की बात कर रहा है, आपको अमाउंट पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, क्योंकि इसने पॉइंट्स में भी बोला है, अब कहने को तो हो सकता है यहाँ 3 हो या 6 हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं। जब तक आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद होंगे आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। दूसरा हो गया सर्टेन न्यू स्कीम वर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब जैसे नई स्कीम के लिए इस बार कितना पैसा है, 7,854.25 करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला, जैसे अगर आपको ये वाले बजट का एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता तो आप ये नहीं कर पाते। तो कौन सी स्कीम के लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से ये याद रखिए, टेक अवेज क्या हो सकते हैं इसके, ये हो सकते हैं। पहली बात, बजट के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी नई स्कीम लाई जा रही है और उस स्कीम के लिए कितना पैसा चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है वो भी याद रखिए। टोटल बजट कितना है, न्यू स्कीम के लिए कितना। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि यूपी स्पेशल आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल करके 2 पेपर हैं, पेपर 5 एंड 6। तो जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सब मेंशन करना ज़रूरी है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हेजेमनी बोल रखा है, ये इस तरीके के कीवर्ड्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर आप इस तरीके के कीवर्ड्स दे रहे हो तो एक बहुत अच्छा इनरिचमेंट वाला आंसर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 70.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर आप डाल रहे हो और आपका गोल क्या है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, वो भी 2030 तक। इस तरीके से आप एग्रेरियन सेफ्टी नेट्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है, 1000 करोड़ का जो भामाशाह हमारा जो स्कीम है वो प्रपोज किया गया है। इसके अलावा डेमोग्राफिक वेलफेयर के लिए क्या किया गया है, जो यूपीएसआरटीसी की बस है उसमें वीमेन के लिए जो 60+ है उनके लिए फ्री ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये आज का हमारा सेशन था, क्योंकि देखो था तो बहुत सिंपल डिजिट्स, आप याद रखो क्योंकि रखने तो आप ही को हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पहले बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में। याद रखने को तो आप कहीं से भी पढ़ के याद रख सकते हो, बट अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो मेरा ये मोटिव है यहाँ पे कि आपको 2026 का जो प्री होने वाला है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ने को तो पूरा आप पढ़ लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप टॉप 3 इंडस्ट्रीज, टॉप 3 एलोकेशंस याद रखिए, कहाँ कहाँ पे किया गया, कौन से नए स्कीम इसमें आए वो याद रखिए, कितना अमाउंट इसमें एलोकेट किया गया है वो याद रखिए। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है और इसके अलावा बाकी के बजट्स क्या होते हैं, जैसे एक्सेस हो गया या एडिशनल हो गया, आर्टिकल याद रखिए। इतना ही आपके लिए इनफ होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।